Hello student, once again welcome back to my YouTube channel Account Hub. Today I will discuss national income related points, जिसमें हम लोग आज बात करेंगे what points is included in a national income and what is point not included in a national income. अभी तक हम लोगों ने सब चीजों को अलग अलग पढ़ा, बट आज सारी चीजों को एक साथ एक ही जगह पे एट अ वन प्लेस पे हम लोग चीजों को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम के लिए आप लोग जानते हो इनकम इज जनरेटेड बाय रेसिडेंट विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी या बियॉन्ड द इकोनॉमिक टेरिटरी। मीन्स बात समझ आए, कोई भी रेसिडेंस पर्सन होगा इंडिया का, वो रेसिडेंट पर्सन किसी भी रेसिडेंस ऑफ कंट्री होना चाहिए, रेसिडेंस ऑफ द कंट्री। इनकम इज जनरेटेड बाय द रेसिडेंट ऑफ कंट्री विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी या बियॉन्ड द इकोनॉमिक टेरिटरी या आउटसाइड द इकोनॉमिक टेरिटरी। जाके अगर इनकम अर्न किया होगा वो सारा इनकम हमारा क्या कहलाता है, नेशनल इनकम। मीन्स आप चीज को ध्यान देना कि रेसिडेंट ऑफ द कंट्री होना चाहिए, चाहे वो इनकम, इससे कोई मतलब नहीं रखता, रिलेटेड वर्ड नहीं होता कि वो इनकम कहाँ से, कंट्री से, डोमेस्टिक कंट्री में से इनकम अर्न कर रहा है या आउटसाइड कंट्री जाके इनकम अर्न कर रहा है, इससे डिपेंड नहीं करता। बस ये होना चाहिए कि रेसिडेंट ऑफ द कंट्री होना चाहिए नेशनल इनकम के लिए। ठीक है। डोमेस्टिक इनकम का मतलब क्या होता है? डोमेस्टिक इनकम मतलब इनकम इज जनरेटेड विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी। इनकम जो होना चाहिए वो जनरेट कहाँ होना चाहिए, विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी में होना चाहिए, चाहे उसको रेसिडेंट करे या नॉन रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। मीन्स किसी कंट्री का रेसिडेंट पर्सन उस चीज को कमा के ले आए या नॉन रेसिडेंट, कोई भी अर्न करे, उस वर्ड को यहाँ कोई मैटर ही नहीं करता, पर्सन को यहाँ मैटर नहीं करता, यहाँ प्लेस मैटर करता है। डोमेस्टिक में क्या होता है, प्लेस कहाँ होना चाहिए, हर्ष में क्या होना चाहिए आपका प्लेस, हर्ष में मैं बता रहा हूँ कि जो हमारी कंट्री का मीन डोमेस्टिक कंट्री का प्लेस होना चाहिए। इकोनॉमिक टेरिटरी में ही वो इनकम अर्न किया गया हो, चाहे वो रेसिडेंट के द्वारा या नॉन रेसिडेंट्स के द्वारा, तो उसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं बेटा, डोमेस्टिक इनकम के नाम जानते हैं। जस्ट लाइक एक बार थोड़ा सा आप लोग देखो, नेशनल इनकम जनरेटेड बाय द रेसिडेंट मीन्स पर्सन की बात किया गया, यहाँ पे किसकी बात करें बेटा, पर्सन मेन मैटर रखता है कि कौन मैटर रखता है, पर्सन। विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी करेगा तो उसको हम लोग क्या भी कहेंगे, नेशनल इनकम। आउटसाइड इकोनॉमिक टेरिटरी करेगा तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, नेशनल इनकम। जस्ट लाइक जैसे आप लोगों को मैंने एग्जांपल बताया था कि एसबीआई का ब्रांच अगर हमारे कंट्री में है, इनकम अर्न किया, रेसिडेंट एसबीआई कहाँ का है, इंडिया का। एसबीआई का एक ब्रांच इंडिया में है और एक ब्रांच कहाँ है, यूएसए में, दो जगह ब्रांच है एसबीआई के। एसबीआई ने इनकम अर्न किया कहां पे, मुंबई ब्रांच से 10,000 से, वो क्या कहलाएगा, इनकम जनरेटेड बाय द रेसिडेंट विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी कहलाएगा। बट एसबीआई ब्रांच कहाँ हमारा, यूएसए में है और यूएसए में न्यूयॉर्क में है, वहां से इनकम अर्न किया। बट एसबीआई ब्रांच मीन्स वो पर्सन कहाँ का है, यहाँ रेसिडेंट्स में दोनों आ जाते हैं, इंस्टीट्यूशंस और इंडिविजुअल दोनों आते हैं, तो वो हमारा ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है, इंडिया का है, इसलिए वो कहाँ जाना जाएगा, वो इनकम भी कहाँ क्या इसमें इंक्लूड किया जाएगा, नेशनल इनकम। क्लियर। अब हमारा डोमेस्टिक इनकम जनरेटेड विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी। इनकम कहाँ जनरेट हुआ बेटा, विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी में होना चाहिए, वो रेसिडेंट करे या नॉन रेसिडेंट करे। जस्ट लाइक आप एग्जाम्पल के लिए रूप में इसको देख सकते हो, पहला वर्ड मैंने बताया था इनकम अर्न बाय एसबीआई ब्रांच इन कहाँ पे, मुंबई में का जो है उसने इनकम अर्न किया तो उसको कहेंगे इनकम जनरेटेड विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी बाय रेसिडेंट, एसबीआई के ब्रांच के द्वारा, बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांच के द्वारा। मीन्स कोई भी पर्सन इंस्टीट्यूशन जो इंडिया का है और इंडिया में इनकम अर्न किया हो तो उसको हम लोग किसके नाम जानेंगे बेटा, बाय रेसिडेंस। मीन्स इनकम जनरेटेड विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी बाय रेसिडेंस। बट सपोज करो जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा हीरो होंडा, केवल बेटा होंडा कंपनी का नाम लो, हुंडई का नाम लो, आप इसको बोलते हो रियलमी का मोबाइल का नाम बोलते हो, ये सब लोग आते हैं। ये लोग कहाँ के बेटा, ये सारी कंपनियां क्या आउटसाइड इंडिया की, मीन्स हमारे इकोनॉमिक टेरिटरी के तो है नहीं। मीन्स ये पर्सन हमारे क्या बाहर का इकोनॉमिक टेरिटरी के है, तो वो पर्सन क्या कहलाएंगे, नॉन रेसिडेंट। वो पर्सन क्या नॉन रेसिडेंट,
बट इनकम जनरेटेड इन इंडिया, इनकम जनरेट कहां से किया बेटा, इन इंडिया से किए, तो वो क्या कहलाएगा, इनकम जनरेटेड विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी। पैसा कहां से अर्न कर रहे हैं, इकोनॉमिक टेरिटरी। इकोनॉमिक टेरिटरी का इन द सेंस कहा जाए इंडिया से, कहां से इनकम अर्न की, इंडिया से, बट वो पर्सन है, वो कंपनी कहां की है, आउटसाइड इंडिया की है। इसलिए ये दोनों भी चीजें मैटर ये नहीं करता कि वो पर्सन इंडिया के हैं या पर्सन बाहर के होते हैं। पर्सन में इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट दोनों आते, वो कोई मैटर नहीं करता। इसमें मैटर ये करता है कि इनकम जो जनरेट हुआ वो कहाँ हुआ, इकोनॉमिक टेरिटरी में हुआ या बियॉन्ड इकोनॉमिक टेरिटरी या आउटसाइड इकोनॉमिक टेरिटरी हुआ। तो हमारे कोई भी कंपनी या कोई भी पर्सन इंडिया में आके इनकम अर्न करता तो डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होगा, बट नेशनल इनकम में हमारा क्या होता है कि विद इन और आउटसाइड। अगर नॉन रेसिडेंट कमाता है तो उसकी इनकम को हम यहाँ पे ऐड नहीं करते। अब देखो फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है बेटा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मीन्स फीफा। फीफा किसमें इंक्लूड होता है, फीफा किसमें इंक्लूड नहीं होता। फीफा को नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं, बट यहाँ पे क्या करते हैं, डोमेस्टिक इनकम में एक्सक्लूड करते हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है कि देखो फीफा जो होता है, फीफा का मतलब क्या होता है, फैक्ट इट इज, यहाँ बोल सकते हो, यहाँ बोल सकते हो सिंपल सा, इनकम जनरेटेड बाय रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। कहां से इनकम जनरेट करता है बेटा, इनकम जनरेटेड बाय रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। आउटसाइड इंडिया जाके इनकम, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मीन्स आउटसाइड इंडिया। जैसे इंडिया का आपका एसबीआई ब्रांच, वो कहां गया बेटा, यूएसए में गया और वहां से इनकम जनरेट कर लिया। इंडिया का पर्सन्स गए दुबई, कनाडा, फिर लंदन, यहाँ गए, वहां से उन लोग सैलरी वेजेस के रूप में पैसा लेके आए। तो उस कंडीशंस में, क्योंकि वो रेसिडेंट कहाँ के हैं, इंडिया में, रेसिडेंट कहाँ, इंडिया के। सबसे पहली बात है आप वर्ड देखो पकड़ोगे, क्या वर्ड पकड़ोगे बेटा, कि यहाँ पे जो रेसिडेंट कहाँ है, इंडिया के, बट इनकम कहाँ जनरेट हुआ, आउटसाइड द इकोनॉमिक टेरिटरी। इसलिए ये नेशनल इनकम में क्या होता है बेटा, इंक्लूड होता है। आप एक चीज को देखोगे, इनकम जनरेट तो हुआ, वो चाहे इकोनॉमिक टेरिटरी में हो या आउटसाइड इकोनॉमिक टेरिटरी, कोई मतलब नहीं रखता, बट वो पर्सन देखना रेसिडेंट है, तो पर्सन रेसिडेंट है, इसलिए नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। क्योंकि फैक्टर पेमेंट का मतलब क्या होता है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, बाहर जाके जो इनकम कमा के ले आते हैं, वो भारत में चाहे बाहर का, लेकिन फिर वो पैसा कहाँ ले जाते हैं, इंडिया में जाते हैं, इसलिए इंक्लूड माना जाएगा। एक्सक्लूडिंग इन डोमेस्टिक टेरिटरी में इसको कहा जाता है, क्यों, क्योंकि बेटा ये इनकम रेसिडेंट की तरह तो अर्न किया गया, बट बियॉन्ड द कंट्री जाके, बियॉन्ड द इकोनॉमिक टेरिटरी जाके किया गया, मीन्स आउटसाइड इकोनॉमिक टेरिटरी से जाके इस इनकम को अर्न किया गया होगा, इसलिए इसको क्या कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। इट इज इनकम जनरेटेड आउटसाइड द इकोनॉमिक टेरिटरी, इसलिए इसको यहाँ क्या कर देता, एक्सक्लूड कर देता। अब हमारा बेटा नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है बेटा कि अब हम लोग बात करते हैं फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, इनकम टू अब्रॉड। अब इसका मतलब क्या होगा बेटा, कि जो भारत में कुछ बाहर के पर्सन हैं, नॉन रेसिडेंट हैं, वो अगर इंडिया से, अपनी कंट्री से, कोई डोमेस्टिक कंट्री से इनकम अर्न करके फॉरेन में ले जाते हैं, तो उसी बोलते हैं फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। मीन्स कि यहाँ से जो डोमेस्टिक कंट्री, होम कंट्री से पैसा फॉरेन कंट्री में जाता है, तो उसी को हम बोले, तो वो किस में नेशनल इनकम में ऐड होगा कि नहीं ऐड होगा। जस्ट लाइक आप एक एग्जाम्पल के रूप में ले लो, जैसे आप लोग देखो सोनी जापान की कंपनी है, सोनी यहाँ से मोबाइल फोन्स की सेलिंग की, सोनी का मोबाइल फोन सेल हुआ, वो यहाँ पे जब सोनी का मोबाइल फोन क्या किया गया, सेल किया, और वो क्या कर रहा है, कौन सेल कर रहा है, सोनी कंपनी क्या है, रेसिडेंट ऑफ द कंट्री है, नॉन रेसिडेंट है, सर नॉन रेसिडेंट है, क्योंकि उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन इंडिया में नहीं है, वो यहीं पे रहता जीता, खाता पीता, कमाता नहीं है, उसका क्या रहना, खाना पीना कहाँ है, सब आपके जापान में है। तो जब सोनी यहाँ से मोबाइल फोन्स में, टेलीविजन में, चीजों में जब चीजों को सेल करके जो इनकम अर्न किया, वो क्या करेगा इनकम को, वो क्या करेगा बेटा, इनकम को यहाँ से लेकर वो फॉरेन में चला जाएगा। तो ये क्या होगा, नेशनल इनकम में ऐड नहीं होगा, क्योंकि रेसिडेंट होना चाहिए, इसलिए इसको, क्योंकि बिकॉज इट इज जनरेटेड बाय द नॉन रेसिडेंट ने किया था, इसलिए एक्सक्लूडिंग इन द नेशनल इनकम से करेंगे। बट डोमेस्टिक इनकम में ये इंक्लूड होगा, क्यों, क्योंकि डोमेस्टिक इनकम में रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट मीन्स पर्सन्स कोई मैटर ही नहीं करता। वहां पे क्या मैटर करता है बेटा, सिंपल सा वो मैटर ये करता है कि
कि कोई भी इनकम अर्न क्या किया गया हो, कहाँ किया होगा, इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर। तो अब ये क्या है बेटा हमारा, इट इज ए इनकम जनरेटेड विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी, कि जो ये इनकम जनरेट किया गया है सोनी कंपनी द्वारा, वो कहाँ इनकम अर्न किया गया, इंडिया में, मीन्स इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर इनकम अर्न किया गया, इसलिए वो डोमेस्टिक इनकम का क्या होता है, पार्ट होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या करेंगे बेटा, इंक्लूड करेंगे। इट इज क्लियर। अब हमारा एक पॉइंट अगला आता है बेटा, एम्बेसी। एम्बेसी मीन्स आप जानते हो कि जो दूतावास होता है हर कंट्री का, मैंने आपको एक बार और भी बताया था। एम्बेसी क्या होता है, एम्बेसी का मतलब क्या होता है, एम्बेसी इंक्लूडिंग इन द, किसमें हम लोग इंक्लूड करते हैं, इकोनॉमिक टेरिटरी, मीन्स एम्बेसी जब पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक टेरिटरी का एम्बेसी क्या होता है बेटा, एक पार्ट होता है। पार्ट का मतलब, बट इट इज सिचुएटेड इन आउटसाइड द कंट्री, मीन्स आउटसाइड द डोमेस्टिक कंट्री से। ये क्या होता है, ये प्लेस्ड अदर कंट्री में, ये अदर कंट्री में क्या होता है बेटा, प्लेस्ड होता है। जस्ट लाइक अब इसके बीच में क्या होता है कि जैसे हमारे इंडिया में आया, कौन आया बेटा, अक्सर हम लोग देखते हैं रशिया जाते हैं, लोग कहाँ जाते हैं, रशिया जाते हैं, या हम लोग सिंगापुर जाते हैं, जनरली बात करते हैं सिंगापुर जाते हैं बेटा। तो सिंगापुर का एक एम्बेसी हमारे इंडिया में खुल जाएगा, या और उसका क्यों, और एक मेरा उसके सिंगापुर में खुल जाएगा। ऐसा क्यों कि अगर कोई पर्सन वहां से सिंगापुर से इंडिया आना चाहता है तो वो क्या करेगा, अपने वहां जो मेरी एम्बेसी है उससे वो क्या करेगा, वीजा प्रोवाइड कराएगा, पास करवा के ही वो इंडिया में आ सकता है। उसके पीछे का रीजन क्या वो जानने के बाद, ऐसे कोई इंडिया से अगर सिंगापुर जा सकता है, उसका मोटिव ऑब्जेक्ट जानने के बाद ही वो यहाँ से वीजा को लेके वहां जा सकता है। तो इसके बीच में वो अगर इनकेस वो पर्सन यहाँ आया, कोई उसके साथ कहीं कोई प्रॉब्लम होता है, तो वो अपने एम्बेसी में जाके, किसकी एम्बेसी, जो सिंगापुर की एम्बेसी इन इंडिया में होगी, बट मतलब कि यहाँ उसको कोई डर भय नहीं रहेगा, उसको अपना घर ही फील होगा, उसी जगह वो जाकर क्या कर सकता है, कंप्लेन लॉन्च करा सकता है, क्योंकि उसका अपना घर जो होता है सिंगापुर का, वो सिंगापुर एम्बेसी जो लोकेटेड इन इंडिया में दिल्ली में मैक्सिमम है। और ऐसे ही फॉरेन में भी सिंगापुर में आप जाओगे, वहां ऐसे यूएसए में जाओगे, इंडिया की एम्बेसी होगी, वहां पे आपको घर जैसा फीलिंग आएगा, वहां पे फ्लैग जो होते हैं घर के होते हैं, आपके डोमेस्टिक कंट्री के होंगे, और वहां पे सारे, तो उस कंट्री में अब वहां एम्बेसी में जो वर्कर होते हैं, मैंने कुछ लोग क्वेश्चन समझ किए थे जिसमें से नाम है लोकनाथ हमसे एक क्वेश्चन जैसे ही किया था कि सर जैसे वर्कर की बात किया जाए, मैंने ये बताया था कि एम्बेसी अगर वहां का है तो वहां इनकम उसको इंडिया ही माना जाएगा, इकोनॉमिक टेरिटरी ही माना जाएगा। उस एम्बेसी में कोई भी इनकम अर्न किया गया होगा तो वो क्या होगा, डोमेस्टिक इनकम में, वो डोमेस्टिक में क्या होगा, हमारे इंक्लूड होगा, और साथ ही साथ कहाँ भी इंक्लूड होगा, नेशनल इनकम में। ये जनरल थिंग था, लेकिन वर्ड ध्यान दो। अब मैं क्या बताऊं, इंडियन वर्कर, मैंने क्या बताया, इंडियन वर्कर कौन है, इंडियन वर्कर इन इंडियन एम्बेसी, कोई भी इंडियन वर्कर है इंडिया की एम्बेसी, इंडिया की एम्बेसी क्या होगी, वेयर इज लोकेटेड आउटसाइड कंट्री, वेयर इज लोकेटेड आउटसाइड कंट्री, इन इंडियन एम्बेसी आउटसाइड कंट्री, आउटसाइड कंट्री का मतलब क्या हो जाएगा, सपोज यूएसए में है, सिंगापुर में, कहीं पे भी है, और वहां वर्क कौन कर रहा है, इंडियन वर्कर काम करते हैं। कौन काम करते हैं बेटा, इंडियन वर्कर ने काम किया, इंडिया की एम्बेसी है, इंडियन वर्कर काम कर रहे हैं, और वो क्या है, बाहर से, प्लेस यहां से क्या बाहर से, लेकिन इंडियन एम्बेसी है ना, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इकोनॉमिक टेरिटरी कहते हैं बेटा। इंडियन एम्बेसी है तो इसका मतलब वो क्या हो गया हमारा, इकोनॉमिक टेरिटरी। इंडियन वर्कर के द्वारा, और इंडियन वर्कर क्या होंगे बेटा, आपके रेसिडेंट होंगे, ये क्या होंगे बेटा, रेसिडेंट होंगे, और रेसिडेंट के द्वारा इनकम अर्न कहाँ किया गया, इकोनॉमिक टेरिटरी, विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी में। यही बोल सकते हैं, इनकम इज जनरेटेड बाई रेसिडेंट विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी। इसका मतलब ये तो हुआ, यूएसए यहाँ कुछ नहीं मतलब रखता, यहाँ ये हो जाएगा कि एम्बेसी किसकी है, इंडिया की एम्बेसी है। अब देखो बेटा, तो ये क्या इसको बोलोगे, इनकम इज जनरेटेड बाई रेसिडेंट विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी। तो अब इसमें क्या होगा, ये नेशनल इनकम में भी ऐड होता है और डोमेस्टिक इनकम में, दोनों जगह इसको क्या किया जाता है बेटा, इंक्लूड किया जाता है। क्लियर, आपको एकदम क्लियर समझ आ रहा है। दूसरा पॉइंट पे हम लोग आते हैं बेटा, इंडियन वर्कर क्या है, इंडियन वर्कर कहां पे, किसकी, इन यूएसए एम्बेसी,
अब यूएसए एम्बेसी का मतलब क्या हो गया? यूएसए का एम्बेसी कहाँ है? इंडिया में। कहाँ बेटा? इंडिया में यूएसए का एम्बेसी। भाई यूएसए का एम्बेसी इंडिया में है, इन इंडिया। बट यूएसए का एम्बेसी, उसमें अगर तुम काम करते हो, तो बेटा एक चीज बात ध्यान देना, ये कौन है? इंडियन वर्कर। मीन्स ये कौन है बेटा? रेसिडेंट। ये क्या कहलाएगा बेटा? इंडियन वर्कर है तो रेसिडेंट। इन यूएसए मीन्स ये क्या कहलाएगा बेटा? आउटसाइड इकोनॉमिक टेरिटरी। आउटसाइड इकोनॉमिक टेरिटरी कहलाएगा। इन इंडिया नहीं मतलब होता है, एम्बेसी से आपको लेके चलते हैं। और एम्बेसी का मैंने स्टार्ट में लिखा बेटा, एम्बेसी जो होता है, जो पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक टेरिटरी का ही एक पार्ट होता है। ये यूएसए की एम्बेसी अगर इंडिया में है तो वो ये किसका पार्ट कहलाएगी? यूएसए की इकोनॉमिक टेरिटरी में होगी। यहाँ पे देखो, यूएसए में इंडिया की एम्बेसी है तो वो किसकी पार्ट कहलाएगी? हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट कहलाता है। तो अब देखो बेटा, इनकम इज जनरेटेड बाय रेसिडेंट। कौन जनरेट किया? रेसिडेंट विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी है नहीं, इसलिए इसको क्या किया जाएगा? विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी होता तो ये डोमेस्टिक इनकम का पार्ट होता है नहीं, इसलिए हम इसको क्या कर देंगे? एक्सक्लूड कर देंगे। बात समझ गए? मीन्स एक्सक्लूड करके लेके चलेंगे। बट आउटसाइड या विद इन, मैटर मैंने बताया था आपको, नेशनल इनकम में रेसिडेंट इनकम अर्न करे विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी या आउटसाइड, दोनों उसके हाँ इनमें क्या होंगे? इंक्लूड होंगे। इसलिए यहाँ पे इसको हम लोग क्या करते हैं? इंक्लूड करते हैं, यहाँ पे हम लोग एक्सक्लूड करते हैं। यहाँ पे हम लोग इंक्लूड करते हैं, यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। दैट इज क्लियर? एकदम क्लियर। रेसिडेंट और इकोनॉमिक टेरिटरी, विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी यहाँ ऐसे लिख सकते हो। क्लियर? अब हम लोग बेटा नेक्स्ट पॉइंट हो गया। नया पॉइंट जो हमारा आता है वो ये इनकम। इनकम को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किए, पहला फैक्टर इनकम, दूसरा ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम हम लोग दूसरे नाम से नॉन फैक्टर इनकम, इसी की कंपेयर में कर सकते हैं। फैक्टर इनकम में क्या होता है? इंक्लूडिंग इन नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम, दोनों में क्या होता है? इंक्लूड होता है। फैक्टर इनकम क्या होता है बेटा? जैसे जस्ट लाइक आप देखो, किसको कहते हो फैक्टर इनकम, किसको कहते हैं हम लोग ट्रांसफर इनकम। थोड़ा सा हम लोग फिर से आज पढ़ते हैं, बताते हैं। जैसे ये देखिए, ये कौन है? यहाँ पे मिस्टर एक्स, ये कौन है? मिस्टर वाई। ये मिस्टर एक्स है, ये क्या है? मिस्टर वाई। मिस्टर वर्क जो होता है वो मिस्टर वाई क्या काम करता है, और इसको क्या प्रोवाइड करता है बेटा? यहाँ पे इसको क्या प्रोवाइड कराता है? सर्विस प्रोवाइड कराता है। क्या कहलाता है बेटा? सर्विस प्रोवाइड कराता है। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को क्या क्या सर्विस दिया, मिस्टर वाई ने उस सर्विस के बदले में इसको क्या कर दिया? पेमेंट दे दिया। क्या दे दिया बेटा? पेमेंट। तो अब यहाँ पे क्या हो सकता है? मिस्टर वाई के लिए जो क्या होगा? मिस्टर वाई जो है उसके लिए बेटा एक शब्द में हम लोग क्या कर सकते हैं? यहां बोल सकते हैं कंसीडरेशंस फॉर मिस्टर वाई। मिस्टर वाई के जो कंसीडरेशन वो क्या हो गया? सर्विस। और मिस्टर एक्स के लिए जो कंसीडरेशन हुआ, यहां लिख सकते हो ना, कंसीडरेशंस फॉर, यहां लिख सकते हो कंसीडरेशन फॉर मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स के लिए क्या हो सकता है? जो पेमेंट मिल रहा है, कैश मिल रहा है। कंसीडरेशन का मतलब क्या होता है बेटा? समथिंग रिटर्न। इसको हम क्या बोल सकते हैं बेटा? समथिंग इन रिटर्न। कंसीडरेशन को हम लोग दूसरी वर्ड में क्या बोल सकते हैं? समथिंग इन रिटर्न। कुछ भी चीजें जो वापस मिलती हैं उसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं बेटा? कंसीडरेशन के नाम से जानते हैं। कंसीडरेशन का मतलब क्या होता है? एक तरह से प्रतिफल। हमने कुछ दिया, उसके बदले में जब हमको भी कुछ मिल जाता है तो हम लोग उसी को किसके नाम जानते हैं? कंसीडरेशन। हमने कुछ दिया और उसके बदले मुझे जब मिलता है उसको हम लोग कंसीडरेशन के नाम से जानते हैं, और इसी को हम लोग बोलते हैं फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम मैंने आपको बताया था। फैक्टर सोर्सेस रिसोर्सेस होते हैं, जो फैक्टर सोर्सेस हमारे क्या है? लैंड, फिर उसके बाद लेबर, फिर कैपिटल, इंटरप्रेन्योर, फिर हमारा मिक्स्ड। मैंने बताया था ये सारी चीजें थी। तो वैसे बेटा फैक्टर ये सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, इनके द्वारा जो फैक्टर पेमेंट मिलता है उसी के, और समथिंग इन रिटर्न आता है। तो फैक्टर इनकम जो होता है ये पार्ट ऑफ द नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम, इसको हम लोग क्या करते हैं?
ऐड करते हैं। क्लियर? और कैसे ऐड करते हैं? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को डिपेंड करता है। फैक्टर इनकम अगर विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी होगा तो डोमेस्टिक इनकम ऐड होगा, और आउटसाइड इकोनॉमिक टेरिटरी होगा तो डोमेस्टिक इनकम में ऐड नहीं होगा। बात समझ में आ गई? इतनी सारी चीजें क्लियर हुई। ट्रांसफर इनकम जो आता है हमारा, वो मेरा क्या होता है बेटा? इसको नॉन फैक्टर इनकम, इसको हम लोग एक्सक्लूड द बोथ मींस नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम दोनों में से एक्सक्लूड करते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रांसफर इनकम का मतलब ही क्या होता है? ऑल पेमेंट या रिसीव विदाउट कंसिडरेशन, बिना किसी कंसिडरेशन के, समथिंग इन रिटर्न, बिना कुछ मिले ही केवल एक ही साइड की चीजें हो, उसको हम लोग किसके नाम में होता है? ट्रांसफर इनकम। जस्ट लाइक आप लोग देख लो, आप लोग हो क्या बेटा? सब लोग क्या हो? सब लोग तो स्टूडेंट है। आप लोग स्टूडेंट हो, क्या हो? स्टूडेंट। और आप ये कौन है? हमारे यहाँ आप मान लो गवर्नमेंट। स्टूडेंट को गवर्नमेंट के द्वारा किस चीज का पेमेंट मिलता है? क्या मिलता है बेटा? स्कॉलरशिप। किसका मिलता है? गवर्नमेंट को। तो क्या स्टूडेंट स्कॉलरशिप जो पाता है उसके अगेंस्ट में कोई ना कोई पेमेंट कर, कोई पेमेंट या कोई फैसिलिटी या कोई सर्विस प्रोवाइड कराता है गवर्नमेंट को? नहीं, कुछ भी नहीं प्रोवाइड कराता है। तो ये क्या होगा? वन साइड ट्रांजेक्शन हुआ। वन साइड ट्रांजेक्शन हुआ, केवल एक ही साइड का ट्रांजेक्शन इसको नहीं बोल सकते, ये वन साइडेड हुआ, केवल वन साइडेड हुआ। मीन्स इसमें केवल गवर्नमेंट दे रहा है, स्टूडेंट ले रहा है। ये कोई सर्विस या कोई भी चीजें प्रोवाइड नहीं कराया, इसलिए उसको किसके नाम है? ट्रांसफर इनकम। इसका एक इम्पैक्ट ये भी होता है, नो वैल्यू एडिशन, उसमें कोई वैल्यू ऐड नहीं किया गया। और इट इज ए नॉट अ फैक्टर पेमेंट, ये फैक्टर पेमेंट भी नहीं किया गया है, तो फैक्टर सर्विस भी नहीं है। अब इसमें क्या क्या चीज आती है बेटा? स्कॉलरशिप मिल जाए, पेंशन मिल जाए, टैक्स मिल जाए, डोनेशन मिल जाए, लॉटरी आपने खरीदा था उस पर इनकम, लॉटरी इनकम आ जाए, वो सब क्या चीजें होती है बेटा? कंसिडरेशन। आप कुछ भी नहीं देते हो, उसके बदले मिलता है। तो ये मेरा क्या था बेटा? स्कॉलरशिप के अकॉर्डिंग था। अच्छा, एक पॉइंट हम लोग बात करते हैं और, तो इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं? एक्सक्लूड इन बोथ नेशनल एंड डोमेस्टिक इनकम के नाम से जानते हैं। हाँ बेटा, एक वर्ड आपको बार बार आता है, कुछ लोग कहते हैं पेंशन, कुछ लोग कहते हैं बेटा पेंशन। पेंशन दो प्रकार के होते हैं। पेंशन कितने प्रकार के होते हैं बेटा? दो प्रकार के पेंशन होते हैं। एक जो पेंशन होता है वो क्या होता है? प्रोवाइड किसके द्वारा किया जाता है? बाय गवर्नमेंट। बाय गवर्नमेंट किसके द्वारा? गवर्नमेंट अंडर सोशल स्कीम्स, सोशल स्कीम के थ्रू। मीन्स जैसे आप लोग देखते हो ओल्ड एज में होने की वजह से पेंशन मिलेगा, ठीक है बेटा? किसकी वजह से? ओल्ड एज होने की वजह से पेंशन मिलेगा, इसको बोलते हैं वृद्धा पेंशन। या आप लोग कोई गरीब कल्याण के लिए पेंशन मिलता है, मीन्स कि जो गवर्नमेंट के द्वारा कोई स्कीम लाई गई हो उसके थ्रू वृद्धा पेंशन, अनाथालय में लोगों को पेंशन, मीन्स ऐसे काफी लोगों को चीजों को पेंशन, विधवा पेंशन, विडो पेंशन भी आते हैं। तो ये सब ओल्ड एज पेंशन बोल सकते हो, पेंशन, विडो पेंशन, ऐसे जो भी चीजें पेंशन मिले जो बाय गवर्नमेंट केवल इन लोग को प्रोवाइड कर रही है, केवल वन साइड पेंशन, तो ये सारी चीजों को हम लोग क्या करते हैं? ये सब हमारा क्या होगा? नॉट, ये क्या? ट्रांसफर इनकम होगा। नो वैल्यू एडिशन, इसमें कोई वैल्यू ऐड नहीं किया गया होगा। वैल्यू एडिशन इस कोई वैल्यू ऑफ आउटपुट इंटरमीडिएट कुछ रहा होगा, कोई आउटपुट होगा नहीं। तो इसमें बेटा यहाँ पे नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम में ये इंक्लूड नहीं होगा। बट अब बात एक ध्यान देना बेटा, एम्प्लॉय आफ्टर रिटायरमेंट, एम्प्लॉय को पेंशन रिसीव जो हुआ होगा, एम्प्लॉय को कब रिसीव होगा? आफ्टर रिटायरमेंट।
अब आप लोग कहोगे सर इसने तो सर्विस दिया था, इसने सर्विस दिया था, ये बात मैं मान रहा हूं, बट ये भी पेंशन जो होता है नॉट एक्सक्लूडिंग लिख सकते हो सीधे, एक्सक्लूडेड इन नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम। ऐसा क्यों? क्योंकि डबल काउंटिंग हम लोग नहीं करेंगे, किसी भी चीज का हम लोग क्या करते हैं बेटा, डबल काउंटिंग नहीं करते। नेशनल इनकम में एक बार चाहिए वो काउंटिंग करते हैं। कहोगे कैसे सर? बेटा ऐसे एम्प्लॉय को जो आफ्टर रिटायरमेंट पेंशन मिलता है, एम्प्लॉय को हम लोग एक जगह ऐड किए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ, यहाँ पे क्या होता है कॉस्ट, यहाँ सॉरी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट जब निकालते हो तो वो 2 प्रकार से मिलता है बेटा। एक किस में मिलता है, वेजेज या सैलरी के रूप में, दूसरा किसके रूप में मिलता है, सोशल स्कीम के थ्रू, जो सोशल स्कीम कंट्रीब्यूशन बाय कौन बेटा, एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर में कंट्रीब्यूशन क्या होगा, और पेंशन जो होता है बेटा, पेंशन फंड में एम्प्लॉयर ने किया और आपने भी किया, ये क्या होता है बेटा, तो पेंशन क्या बन जाता है, यहाँ पे आपने जमा किया है पेंशन फंड, फंड का मतलब छोटा छोटा पैसा, आप मंथली भी कटिंग करवाते हो और एम्प्लॉयर भी करता है, आपके नाम से एक अकाउंट खोल के वहां पैसा जमा कर दिया है, ठीक है। तो ये जो बना बेटा वो पेंशन फंड बना, क्या बना, फंड बना। जो फंड क्यों बोलते हैं बेटा, क्योंकि रिजर्व आप लगाते हो, क्या करते हो आप बेटा, रिजर्व के रूप में आप ये भी निकालता, रिजर्व के रूप में आप भी अपनी प्रॉफिट का कोई हिस्सा हर समय निकाल के आप उस बैंक अकाउंट में इन्वेस्ट करते चले जाते हो कहीं पे। इसलिए हम लोग जब कोई स्पेशल पर्पस के लिए निकालते हैं, जो फ्यूचर्स के लिए, उसका पैसा अगर तो हम लोग रिजर्व ग्रुप में होता है और उस पैसे को हम लोग कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं तो उसको हम लोग फंड के नाम से जानते हैं। रिजर्व किसमें कन्वर्ट हो जाता है, आफ्टर इन्वेस्टमेंट फंड, जो उसका ऑब्जेक्ट होता है। अब वो फंड हो गया, वो फंड ही आपको मंथली मिलता है। मीन्स एम्प्लॉय आफ्टर रिटायरमेंट जो पैसा पाएगा उस पे ऑलरेडी वेजेज एंड सैलरी का हिस्सा जो एम्प्लॉय ने किया था कंट्रीब्यूशन, वो ऐड हो गया होगा क्योंकि नेशनल इनकम निकालते समय, और सोशल स्कीम जो एम्प्लॉयर ने किया था वो भी पैसा उसके हाथ में क्या हो गया, इंक्लूड हो गया होगा। इसलिए यहाँ पे भी एक्सक्लूडिंग इन द नेशनल, इसलिए पेंशन को हम लोग कभी भी इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि एक बार यहाँ हम कर चुके हैं और यहाँ कर चुके हैं तो डबल काउंटिंग करना जरूरी नहीं है। डबल काउंटिंग किसी चीज को 2 बार इनकम में लोग दिखाएंगे नहीं, डबल काउंटिंग के मिस्टेक को बहुत ध्यान देकर लेके चलना। कई बार की चीजें जैसे मैंने आपको बताया था, ऑपरेटिंग सरप्लस दिया होगा तो हम लोग क्या करते हैं, रॉयल्टी फिर इंटरेस्ट प्रॉफिट हम लोग लेके नहीं चलते। क्यों? क्योंकि वो डबल काउंटिंग हो जाएगा बेटा, और डबल काउंटिंग के मिस्टेक को ही हमको नेशनल इनकम याद करते समय सबसे बड़ी डिफरेंट देखने को न्यूमेरिकल के। न्यूमेरिकल आप तभी सॉल्व कर सकते हो जब डबल काउंटिंग की चीजों को आप लोग क्लियर करके लेके चलोगे। ये डबल काउंटिंग हो जाती है, इसलिए इसको हम लोग क्या कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। अदरवाइज हम लोग इसको इंक्लूड करते, लेकिन इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। इसलिए कहा कि पेंशन इज ए ट्रांसफर इनकम माना जाता है, कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम में। दैट इज क्लियर। ऐसे ही डोनेशन, ऐसे क्या होगा बेटा, डोनेशन। डोनेशन भी अगर आपको मिला कोई हायर स्टडी के लिए तो वो भी क्या होगा बेटा कि आपका ट्रांसफर इनकम निकल आएगा। लाइब्रेरी पे कोई पैसा मिला आपको भी, उसके बदले आपने कोई कंसिडरेशन मिल गया था, वो भी क्या होगा, विनिंग पे मिला। ये सब चीजें क्या होंगी बेटा। उसी तरीके से आपका क्या होता है बेटा, एक हम लोग बात करते हैं किसको, टैक्स की बात करते हैं। हम लोग क्या करते हैं बेटा, टैक्स की बात करते हैं। टैक्स जैसे होता है, टैक्स का पेमेंट भी आप करते हो। इसका पेमेंट करते हो बेटा, जब टैक्स का पेमेंट करते हो तो जब भी हम लोग टैक्स का पेमेंट करते हैं तो बात ध्यान रहे, टैक्स का पेमेंट हम लोग किसको करते हैं, गवर्नमेंट को करते हैं। तो क्या गवर्नमेंट उसके बदले में मुझे कुछ देती है, कंसिडरेशन नहीं देती, तो इसलिए वो भी मेरा क्या कहलाएगा बेटा, ट्रांसफर इनकम कहलाएगा। क्लियर। अब वो भी ट्रांसफर इनकम, इसलिए उसको भी नेशनल इनकम में और डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नया जो पॉइंट हमारा एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, हम लोग एक तरीके से बोल सकते हैं एक्सपेंडिचर मतलब कि हम लोग पैसा एक्सपेंड करते हैं किसी चीज को यूज करने के लिए, पर्पज के लिए। अब कौन कौन आदमी यूज करने के लिए कर सकता है, तो देखो ये एक होता है, इसको एक्सपेंडिचर में से 2 प्रकार, एक फाइनल एक्सपेंडिचर, एक इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर। 2 प्रकार के गुड्स को हम लोग, गुड्स को 2 प्रकार में क्लासिफाइड किया।
फाइनल का एक्सपेंडिचर का मतलब कि जो हम लोग यूज करते हैं डायरेक्टली सेटिस्फेक्शन के लिए, और इंटरमीडिएट गुड्स विच गुड्स यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में जिसको यूज किया जाता है उसको हम उसका नाम जानते हैं इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर के नाम जानते हैं। थोड़ा सा आप लोग ध्यान देखो। चलो फाइनल एक्सपेंडिचर अगर हाउस होल्ड करेगा, गवर्नमेंट करेगा या प्रोडक्शन यूनिट करेगा। प्रोडक्शन यूनिट का इन द सेंस ऑफ मींस इंडस्ट्री और फैक्ट्री द्वारा किया गया है। अगर फाइन कोई भी गुड्स का यूज कौन करेगा, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए हाउस होल्ड करे, मीन्स उसको यूज कर ले। यूज का मतलब कि जैसे बिजली को, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेमेंट करेगा हाउस होल्ड, तो उसको क्या कराएगा, कंजम्पशन। बट अगर वो एक कार ले ले तो वो क्या कहलाएगा बेटा, इन्वेस्टमेंट। उसको क्या कहलाएगा, इन्वेस्टमेंट। मीन्स डेली जो ऑपरेशंस के खर्चे होते हैं उन सब खर्चों को अगर वो पेमेंट करता है तो जो पैसा खर्चा मतलब डेली हम लोग बोल सकते हैं ना कि अपनी जो लाइफ स्टाइल को जीने के लिए जो डेली की रूटीन के खर्चे होते हैं उनका अगर वो पेमेंट करता है और उस प्रकार के कोई गुड्स को लेता है कि तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के नाम से। बट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है, इसमें एक लार्ज अमाउंट इन्वेस्ट करते हो और उसका बेनिफिट और उसका आप कितने समय लेते हो, एक लंबे समय से लेते हो। कार ले लो, बिल्डिंग ले लो, इन सब। बट घर वाले केवल हाउस होल्ड लेते हैं, जो लोग वही काम गवर्नमेंट करे। गवर्नमेंट अपने डेली के रूटीन वाले एक्सपेंडिचर करता है तो उसको कंजम्पशन के नाम से जानेंगे। और गवर्नमेंट अगर इन्वेस्टमेंट कर दे, इन्वेस्टमेंट डैम बना दे, पुल बना दे, ब्रिज बना दे, रोड बना दे, बड़े बड़े बस ले ले, ट्रक ले, लॉरी ले ले, तो उससे क्या गवर्नमेंट पब्लिक की बेनिफिट करने के लिए तो उसको हम लोग एक्सपेंड मीन्स ये दोनों के जो होंगे वो इंक्लूड होंगे इन नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में। ये दोनों क्या हो जाएंगे, इंक्लूड है, क्योंकि ये फाइनल गुड्स होता है बेटा। इसको लेके ये फिर यूज करते हैं, न कि इसको लेके ये इनका पर्पस सेल नहीं करना होता है। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, फाइनल गुड्स के नाम से जानते हैं। अब देखो फाइनल गुड्स एक प्रोडक्शन यूनिट होता है। प्रोडक्शन यूनिट इन द सेंस ऑफ इंडस्ट्री। जब इंडस्ट्री क्या करती है, इन्वेस्टमेंट करे। इन्वेस्टमेंट इन द सेंस का मतलब किसी प्रोडक्ट को ले आए, उसको यूज करे, उसको सेल ना करे, उसको यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में नहीं यूज कर रहा है। वो क्या कर रहा है, किसी चीज को प्रोडक्ट को बनाने के लिए मीन्स मशीन परचेज कर ले, बिल्डिंग परचेज कर ले या बिल्डिंग बनवा ले, फ्रिज मीन्स बड़े अमाउंट को जो परचेज कर दे उसको हम लोग किसके नाम जानते हैं, इन्वेस्टमेंट के नाम जानते हैं। किसके नाम जानते हैं, इन्वेस्टमेंट। कोई पैसा खर्चा किया तो परचेज ऑफ एसेट्स, किसी एसेट को खरीदने के लिए या कंस्ट्रक्शन ऑफ एसेट्स, उस एसेट को बनाने में कोई पैसा खर्चा का प्रोडक्शन यूनिट करता है तो वो हमारा क्या कहलाता है बेटा, फाइनल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। और ये सारी चीजें हमारी क्या होती है, इसमें टिक मारा हूं कि नेशनल इनकम में और डोमेस्टिक इनकम दोनों में इंक्लूड होगा। ये सारी चीजें क्या होती है, नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम। हाँ, प्रोडक्शन यूनिट अगर कंजम्पशन करता है, कंजम्पशन मतलब अपनी डेली की जो बिजनेस की रूटीन वर्क होते हैं उसके लिए अगर कोई पैसा खर्चा करता है तो वो हमारा क्या कहलाता है बेटा, इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर। मीन्स जिसमें भी प्रोसेस करना है, उस गुड्स को ले आकर उस पर क्या कर प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करके उसको फिर क्या कर रीसेल करेगा। उसका ऑब्जेक्ट क्या, प्रोडक्शन यूनिट का। अगर कंजम्पशन करता है, कंजम्पशन नेचर का रहेगा, कंजम्पशन नेचर, और ये क्या, इन्वेस्टमेंट नेचर। दो प्रकार का होता है, इन्वेस्टमेंट नेचर एक लंबे समय तक आपको बेनिफिट मिलेगा, कई बार प्रोसेस करते हो। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो नेचर का एक्सपेंडिचर का नेचर का होता है, तो यहाँ पे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो होता है, इस यहाँ कंजम्पशन नेचर का जो भी खर्चे होते हैं वो क्या होता है, पेमेंट टू इलेक्ट्रिसिटी बिल, पेमेंट टू फोन बिल, पेमेंट टू फीस किसी का कर दो, पेमेंट टू रेंट कर दो। इन सब के लिए आप जो पेमेंट करते हो वो सारा आपने खर्चा किया, वो खर्चा क्या कहलाएगा बेटा, आपका जो कराएगा वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहलाएगा। उन सब को हम लोग किसके नाम, इंटरमीडिएट, क्योंकि उसी को हम लोग क्या करते हैं, जो प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो उसी चीजों को ले लेते। वाटर सिटी बिल दे दो, ये सब चीजें को हम लोग क्या करते हैं, उसी प्रोडक्ट में हम लोग क्या करते हैं, ऐड करके उससे का पैसा ले लेते हैं। अब परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, क्योंकि प्रोडक्ट को बनाने के लिए ले आओगे। परचेज ऑफ गुड्स परचेज किए क्या करने के लिए, रीसेल पर्पज के लिए, तो वो सब हमारा क्या कहता है, इंटरमीडिएट गुड्स कहलाता है। दैट इज क्लियर। अब चाहे वो इम्पोर्ट हो चाहे, तो ये इंटरमीडिएट गुड्स एक्सक्लूड फ्रॉम द नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम। ऐसा क्यों करते बेटा, इसको क्यों नहीं इंक्लूड करते? इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये है बेटा कि जब वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालते हो उसमें से इंटरमीडिएट गुड्स को आप लोग क्या करते हो, माइनस करते, क्योंकि वो ऑलरेडी वैल्यू ऑफ आउटपुट जितने की वैल्यू थी उसमें कितना वैल्यू इंक्रीज हुआ आप लोग निकालते थे, तो उसमें से माइनस करते, क्योंकि वो ऑलरेडी वैल्यू ऑफ आउटपुट में सेल्स प्राइस में इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू क्या होती है, ऐड होती है। उसी में सेल्स प्राइस प्लस प्रॉफिट ऐड करके तभी चीजों को सेल किया जाता है। इसलिए ये पहले से ऐड है, ये डबल काउंटिंग ना हो जाए, दो बार ऐड ना कर जाए, इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, इंटरमीडिएट जो हमारा एक्सपेंडिचर होता है उसको, इंटरमीडिएट जो गुड्स होते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, एक्सक्लूड करके लेके चलते हैं। दैट इज क्लियर। और केवल क्या, प्रोडक्शन यूनिट में अगर कंजम्पशन नेचर का कोई होगा, कंजम्पशन से जो एग्जांपल है ये सारी चीज, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, एक्सक्लूड कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है सेकंड हैंड गुड्स या फाइनेंशियल एसेट्स। सेकंड हैंड गुड्स को हम लोग किसके नाम से जानते हैं बेटा,
सेकेंड हैंड गुड्स कोई भी चीजें जो जिसका पहले से कोई चीज खरीदा हो और उसका ऑनर हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंड हैंड गुड्स। जस्ट लाइक आप देखो, जैसे इस रूम में मैं किराए पर रहता हूँ, मैं क्या करता हूँ, किराए पर रहता हूँ, और ये रूम का कोई मालिक ऑलरेडी पहले से है, उससे मैंने क्या किया, खरीद लिया एक रूम, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा, सेकेंड हैंड गुड्स। ये मेरा मार्कर है, आप खरीद लो, इसको क्या कहोगे, इसका ऑनर पहले से कोई है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंड हैंड गुड्स। जिस प्रोडक्ट का कोई ऑनर अगर होता होगा तो वो प्रोडक्ट क्या कर रहा है, जब दोबारा बेची जाएगी तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंड हैंड गुड्स। अगर सेकेंड हैंड गुड्स को अगर कोई परचेज या सेल करते हो तो उस कंडीशंस में डज नॉट एनी प्रोडक्शन, उस कंडीशन में आपने कोई प्रोडक्शन नहीं किया, कोई वैल्यू ऐड नहीं किया, इस वजह से उसको हम लोग क्या करते हैं, एक्सक्लूड कर लेते हैं। कहां से, नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम निकालते समय। ठीक है, ऐसे ही हमारा आता है बेटा फाइनेंशियल एसेट्स। फाइनेंशियल एसेट्स का मतलब एनी शेयर, डिवेंचर्स। क्या होता है बेटा शेयर डिवेंचर्स का, मार्केट में आकर तो परचेज एंड सेल करते हो, कोई भी शेयर डिवेंचर्स का मार्केट में आप परचेज करते हो, सेल करते हो, तो उसमें क्या होता है, कोई वैल्यू ऐड नहीं होती बेटा, उसका कोई भी उसमें आप प्रोडक्शन नहीं करते हो, इसलिए वो क्या कहलाएगा, वो भी एक्सक्लूड फ्रॉम द नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम से एक्सक्लूड करते हैं। अब बात आती है बेटा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट की हमने बात बताया था, इंटरेस्ट में मैंने क्या बताया था कि इंटरेस्ट का पेमेंट प्रोडक्शन यूनिट मींस इंडस्ट्री करेगा, हाउस होल्ड करेंगे या गवर्नमेंट करेगा। अगर इंटरेस्ट का पेमेंट, इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि जब भी इंटरेस्ट का पेमेंट होता है तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के लिए अगर इन्वेस्टमेंट का पेमेंट किया जाएगा इंडस्ट्री के द्वारा तो ही वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा, अदरवाइज सारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स और हाउस होल्ड के द्वारा कोई किया गया होगा, गवर्नमेंट के द्वारा कोई किया होगा तो वो सारी चीजें एक्सक्लूड हो जाती है, बट गवर्नमेंट अगर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करता तो वो इंक्लूड होगा। ठीक है, तो अब हम लोग कैसे नेचर पहचानेंगे, जैसे प्रोडक्शन पेमेंट किसको करेगी, बैंक को करेगी, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को करे या प्राइवेट फर्म को करे, किसी भी संस्था को कर सकती है, पब्लिक को कर सकती है, तो वो क्या कर जितना पेमेंट करेगा और किस पर्पज के लिए, प्रोडक्शन यूनिट क्या करती है, इंटरेस्ट जो इंटरेस्ट किस लिए देती है बेटा, कहीं ना कहीं पैसा लोन ले होगी, लोन लेके क्या करती है, एसेट्स को परचेज करने के लिए, तो वो उसका क्या कहलाता है, इन्वेस्टमेंट, क्योंकि डिवेंचर शेयर्स इनिशियो को खरीदेगा तो ये इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए क्या है, इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए या कंजम्पशन पर्पज के लिए, कोई भी चीज जनरली ये क्या करता है, इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए इंटरेस्ट का लोन पेमेंट करता है एक लंबे समय तक के लिए, तो उस पर वो क्या होगा, नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा इंटरेस्ट क्या होता है, इंक्लूड होता है। बट अगर कोई हाउस होल्ड है, अगर क्या करे, एक बाइक खरीद ले किस्त पे, इंस्टॉलमेंट पे, कार खरीद ले इंस्टॉलमेंट पे, बिल्डिंग खरीद ले इंस्टॉलमेंट पे, और क्या करे, अपने पर्सनल खर्चों के लिए कोई कहीं से लोन टेकन कर लेता है, तो उसने कोई प्रोडक्शन नहीं किया, उसका लेकिन कोई प्रोडक्शन नहीं किया, किसी चीज की वैल्यू ऐड नहीं की, इंक्रीज नहीं किया, उसने क्या किया, उसको अपनी सेटिस्फाइड अपनी पर्सनल की चीजों को सेटिस्फाइड करने के लिए किया, तो वो टोटल क्या कहलाएगा बेटा कि ट्रांसफर इनकम का मेरा क्या ट्रांसफर हो जाएगा, और उसको हम लोग ट्रांसफर इनकम के रूप में जानेंगे, और उसको हम लोग एक्सक्लूड फ्रॉम द नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम से। ऐसे ही गवर्नमेंट अगर कंजम्पशन पर्पज के लिए लेता है तो उसके लिए जो भी कंजम्पशन नेचर के कामों के लिए लेता है, तो उस कंडीशंस में जितने भी चीजें होंगी बेटा उसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक्सक्लूड कर देंगे नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करते समय। अगर गवर्नमेंट कहीं इन्वेस्ट करता है, उसी पैसे क्या करता है, इन्वेस्टमेंट कर देता है, मीन्स उससे वैल्यू को ऐड करता है, मीन्स प्रोडक्शन करता है गवर्नमेंट खुद, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, इंक्लूडिंग द क्या करेंगे, नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम है। एक बार बेटा आपको मैं फिर बता दे रहा हूँ कि जो सेकंड हैंड गुड्स है, सेकंड हैंड गुड्स को आप खरीदते हो तो बीच में आपके देखते हो ना कोई क्या आ जाता है, बोलते हो मीडिएटर मीन्स बोलते हो आप लोग एक शब्द में ब्रोकर मीन्स दलाल आते हैं। दलाल को अगर आप एक निश्चित परसेंटेज रेट से कमीशन पेड करते हो, तो कमीशन क्या होता है, क्योंकि उसने दलाल जो था, जो ब्रोकर था, आपको क्या किया, सर्विस प्रोवाइड किया, उसके बदले मीन्स उसने सर्विस दिया, उसके यहाँ पे हुआ ना कंसिडरेशन फॉर द क्या, सेल एंड परचेज करने के लिए उसने दिया, तो जो कमीशन होता है ब्रोकर का, वो सेकंड हैंड गुड्स में भी कमीशन वाला अमाउंट वो क्या करेगा, इंक्लूडिंग इन द नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम, दोनों में इंक्लूड होगा। बट इस चीज को ध्यान देने के लिए इंक्लूड नेशनल इनकम होगा कि डोमेस्टिक इनकम है, इसलिए इकोनॉमिक टेरिटोरी मायने रखता है, दूसरा रेसिडेंट मायने रखता है। इस बात को ध्यान देकर लिखना कि इंटरेस्ट जो इनकम आ रहा है वो क्या है, विद इन इकोनॉमिक टेरिटोरी है, आउटसाइड इकोनॉमिक टेरिटोरी है। विद इन इकोनॉमिक टेरिटोरी है तो वो आपका सिंपल सी बात है, दोनों में जुड़ेगा, और रेसिडेंट के द्वारा होगा तो नॉन रेसिडेंट के द्वारा होगा, विद इन इकोनॉमिक टेरिटोरी होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो नहीं जुड़ेगा। इस पॉइंट को भी ध्यान देके लेके चलना, जो स्टार्ट में दोनों पॉइंट हो जाते हैं, हर पॉइंट में उसको इंटर रिलेट लेके करोगे तभी पता चल सकते हो कि नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में क्या क्या डिफरेंट होता है।
बेटा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग चीजें ये थी। एक पॉइंट हमारा और भी हो सकता है बेटा, इसमें अगर आप कहो इम्प्यूटेड वैल्यू। इम्प्यूटेड वैल्यू का मतलब क्या होता है, एक तरीके से हम लोग बोले तो हल्का सा यही पे मैं लिख देता हूं इम्प्यूटेड वैल्यू। अब ये क्या होता है बेटा कि हम लोग इसको बोलते हैं इम्प्यूटेड वैल्यू। अब इम्प्यूटेड वैल्यू क्या होता है कि जो बिजनेस का ऑनर होता है उसके द्वारा जितनी भी वैल्यू, एस्टिमेटेड वैल्यू होगी, जैसे होता है ना कि ऑनर, बिजनेस का जो ऑनर होता है उसने सेल्फ क्या क्या चीजें लगाया, उसकी जो एस्टिमेटेड वैल्यू होती है उसी को हम लोग बोलते हैं। जैसे बिजनेस में वो खुद काम कर ले या बिजनेस में कुछ क्या करे, पैसा इन्वेस्ट कर दे, इन्वेस्टमेंट कर दे, ठीक है, या वो अपनी जमीन लगा दे लैंडलॉर्ड के रूप में, ये कर सकता है, या फर्म से कोई भी आउटपुट, फर्म से आउटपुट को क्या कर सकता है, कंज्यूम कर सकता है। इन सेल्फ कंजम्पशन आप बोल सकते हो, सेल्फ कंजम्पशन वो कर सकता है। इन सब की जो एस्टिमेटेड वैल्यू होगी, क्या होगी बेटा, एस्टिमेटेड। क्योंकि अगर आप बिजनेस में मैनेजर ना होते तो कोई ना कोई बाहर वाले को हायर करते, उसको जितना पेमेंट देते वही एस्टिमेटेड वैल्यू क्या होती है, इम्प्यूटेड वैल्यू कहलाती है बेटा। और इम्प्यूटेड वैल्यू जो होता है, इन सब के बदले में जो भी आप देते हो, जो भी पेमेंट दोगे इन सब के बदले में, वही हमारे क्या होती है, जो एस्टिमेटेड वैल्यू जो होगा वही हमारा इम्प्यूटेड वैल्यू कहलाता है। अब ये देखो बेटा क्या होता है हमारा, ये इसी के लिए आप क्या देते हो, फैक्टर पेमेंट कहलाएगा। ये ट्रांसफर पेमेंट नहीं होता, ये फैक्टर पेमेंट, क्योंकि आपने ये सर्विस प्रोवाइड किया, आपकी जमीन है उसी काम हो रहा है, इसका मतलब उसके बदले में जो पैसा मिलेगा वो क्या होगा आपका, वो क्या फैक्टर पेमेंट कराएगा। आपकी जमीन को यूज किए, आपने अपना 1 लाख 2 लाख कहीं लगा दिया, बिजनेस में लगा दिए तो इन्वेस्टमेंट हुआ, और आप बिजनेस में ही वर्क कर लिए कहीं दूसरे घर में जाके, तो वो सब क्या फैक्टर पेमेंट हुआ। उसकी जो एस्टिमेटेड वैल्यू कंपेयर टू द अदर पर्सन से किया जाता है, उस प्लेस पे जो बिलोंग करता आता है उस प्लेस पे, तो उससे जब कंपेयर करके तो उसी को हम लोग बोलते हैं इम्प्यूटेड वैल्यू। मैंने स्टार्ट में बताया मिक्स्ड इनकम फ्रॉम द सेल्फ कंजम्पशन। सेल्फ कंजम्पशन जो आता है उसी हम लोग इम्प्यूटेड वैल्यू, और इसको हम लोग क्या करते हैं बेटा, या तो फैक्टर पेमेंट है तो नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे एंड डोमेस्टिक इनकम में भी इंक्लूड करेंगे। इस बात को ध्यान देंगे, नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम में भी ये इंक्लूड होगा। आज एक तरीके से कहा जाए हमारा पूरा नेशनल इनकम कंप्लीट हो गया। जो छोटे मोटे पॉइंट्स बाकी रहेंगे मैं फिर इनको कंप्लीट करूंगा, जो एक आध दो थ्योरी जो पॉइंट्स आपको नहीं आएंगे, आज से हमारा नेशनल इनकम चैप्टर फाइनल हो गया बेटा। ठीक है बेटा, तो अब हम लोग चलते हैं बेटा, हैप्पी से आप लोग अच्छे ढंग से जो पॉइंट ना है कमेंट करिए, मैं और भी इस चीज को बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक बेटा, चलता बेटा, बाय बाय।